लकी ने दादाजी के ऑफर और राधिका में से राधिका को चुना था। वो किसी भी हाल में उसे खोना नहीं चाहता था और इसलिए वो भागता हुआ राधिका को शादी करने से रोकने के लिए चला गया। इतने में प्रफुल्ल ने रुस्तम और वसीम को भी वहां से बाहर कर दिया। वो प्रभु दयाल के साथ में काफी खुश महसूस कर रहा था। वो लकी को बचपन से जानता था और उसे यह भी मालूम था कि अगर लकी किसी इंसान को पसंद करता था तो वो उस इंसान के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इस मामले में वो कीमत की भी परवाह नहीं करता। प्रभुलाल ने उसे हंसते हुए देखा और कहा, वैसे प्रफुल्ल सर, मेरे पास ना आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। विराज भाई के घर वालों ने ना अभी 10 नए मार्शल आर्टिस्ट को हायर किया है। वो सब के सब बहुत पावरफुल है। उनमें से एक का नाम ना योगी राज है। वो हिमाचल का साधु था, बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट भी। पहले तो वो आश्रम में रहा करता, लेकिन बाद में ना उसे जब आश्रम से निकाल दिया गया तो फिर वो विराज के यहाँ आ गया। मार्शल आर्ट के सर्किट में ना उसका बड़ा नाम है। अब अगर ऐसे में लकी सच में विराज की शादी में जाता है और वहां पर शहनाज को उठाने की कोशिश करता है तो फिर ये 10 के 10 लोग ना उसे छोड़ने वाले तो है नहीं। प्रफुल्ल भी लकी और राधिका के बारे में पिछले 2 दिनों से बहुत सारी जानकारी निकालने में लगा था, लेकिन उसे इस चीज के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। उसने इस बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं की थी। सच में? जैसे ही प्रफुल्ल ने प्रभुलाल के मुंह से ये सुना तो वो खुश हो गया। प्रभुलाल के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उसने बहुत ही धीरे से कहा, हाँ सर, सच बात है। लेकिन एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर इन सब में लकी की मौत हो जाती है तो इसका इल्जाम हम लोगों के सिर पर तो नहीं आएगा ना? प्रफुल्ल ने उसकी बात को ध्यान से सुना, समझा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, उसकी मौत अगर होती है तो भी एक्सीडेंट होगी। उसमें हमारा और तुम्हारा कोई रोल नहीं है। वो मारा जाएगा तो एक्सीडेंट में मारा जाएगा, और अगर दादाजी उसकी मौत का इल्जाम किसी और के सिर पर लगाएंगे तो वो विराज के परिवार वालों के सिर पर लगाएंगे। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रभुलाल के चेहरे पर झुर्रियां आनी शुरू हो गई थी। उसने उन्हीं झुर्रियों के बीच में से उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आपकी बात भी सही है, हमारे ऊपर तो इस बात का शक आने वाला है नहीं। वैसे प्रफुल्ल जी, आपके चेहरे पर काफी सूजन आ गई है। लकी ने जिस तरह से आपको मारा, आप कहें तो मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूं? मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द इसे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। प्रफुल्ल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और नाम इसे हिला दिया और कहा, नहीं, मेरी सूजन इतनी भी बड़ी नहीं है कि हमें डॉक्टर के पास में जाना पड़े। वैसे भी मेरे भाई की मौत होने वाली और मैं डॉक्टर के पास जाऊं? नहीं, इससे ज्यादा तो अच्छा ये होगा कि जिसने मुझे मारा है ना, मैं उसे मरता हुआ देख सकूं। अगर हमने उसे मरते हुए नहीं देखा तो हमारी ये सूजन कम नहीं हो पाएगी यार, प्रफुल्ल ने कहा और फिर हंसने लगा। इधर लकी जैमिनी होटल के बाहर आ गया था। उसने एक आदमी को हाथ देकर रोका और जल्दी से उसकी ऑटो में बैठ गया। वो लोग चलते जा रहे थे। अरे जल्दी चलाओ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी चलाओ, लकी ने उसे जोर से कहा। उसके पास सच में टाइम नहीं था, लेकिन ऑटो भी अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था। 11:15 हो चुके थे और किसी भी पल विराज और शहनाज मंडप में बैठने के लिए आ सकते थे। अगले 1 घंटे में वो दोनों एक दूसरे के पति पत्नी भी हो सकते थे। लकी को यह सोचने में ही इतनी घबराहट हो रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो बार बार ऑटो वाले का कंधा थपथपा रहा था और उसे और तेज चलाने को कह रहा था। वो भी ऑटो को और जोर से भगाए जा रहा था। वो जितना हो सकता था उतनी तेजी से उसे चला रहा था। अब इधर विराज के घर के सामने बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। वहां पर कम से कम 2000 लोग आए हुए थे। वो सभी विराज की शादी में आए थे। वहां पर रीना, शीना, मीना और टीना भी खड़ी थी। वो सभी इतनी बड़ी शादी देखने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रही थी। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी शादी तो नहीं देखी थी। वहां पर किसी तरह की भगदड़ ना हो, इसलिए जयपुर पुलिस ने 30 पुलिस कांस्टेबल को वहां तैनात किया हुआ था। वो सभी लाठी और बंदूक के साथ में उस बंगले के दरवाजे के सामने खड़े हुए थे। उन सब की अगुवाई सौरभ कर रहा था, जो वहां की पुलिस का लीडर भी था। उन लोगों ने बंगले के दरवाजे के पास में बैरिकेड भी लगाए हुए थे ताकि कोई अंदर आने की कोशिश भी करे तो उसे बीच में ही रोक लिया जाए। पुलिस इस वक्त किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकती थी। इधर वहां से थोड़ी दूरी पर कुमारी ने भी अपना ट्रक लगाया हुआ था। उसे लग रहा था कि विराज की शादी अपने आप में किसी मेले से तो कम नहीं थी और सारे लोग भारी मात्रा में उस शादी को देखने के लिए आने वाले थे। ऐसे में उसका वहां पर बहुत ही अच्छा बिक्री हो सकता था और इसलिए उसने ढेर सारे आलू और सब्जियां मंगवा ली थी। वो वहां पर खूब माल बेचना चाह रही थी। अभी तक वो कम से कम 500 सैंडविच तो बेच ही चुकी थी। इतने में विराज की बारात वहां पर आ गई। उसने अपनी गाड़ी को घर के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। सबसे पहले बाकी गाड़ियों में उसके जितने भी बॉडीगार्ड थे वो सब नीचे उतर आए।
वहां पर जयपुर के टॉप 20 घरों के लोग जमा थे। इसके अलावा शादी में जो भी लोग परफॉर्म करने वाले थे और जितने बिजनेस वाले थे, सब लोग वहां पर आए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा जयपुर वहां जमा हो गया। खिलाड़ियों से लेकर फिल्मी सितारों तक सब लोग वहां मौजूद थे। कुछ नेता भी आ गए और वो लोग विराज को बधाई देने लगे। जैसे ही वहां पर जमा लोगों ने इतने बड़े बड़े लोगों को वहां देखा तो सब जोश में आ गए और उन्होंने उनके नाम पुकारने शुरू कर दिए। वो लोग चिल्लाए जा रहे थे। कुछ लड़कियां तो हद से ज्यादा दीवानी हो गई और वो भी चिल्लाए जा रही थी। वो उनके साथ में सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी और कुछ तो उनसे गले भी मिलने की कोशिश कर रही थी। इधर विराज ने काले रंग की शेरवानी पहनी हुई थी। वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और फिर अपने घर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। भीड़ को चीरते हुए वो अपने बंगले में दाखिल हो गया, जहां पर शहनाज उसका इंतजार कर रही थी। वो भी पास में ही अपने घर वालों के साथ में खड़ी थी। दोनों की वरमाला होनी थी और उसके बाद में दोनों फेरे के लिए जाने वाले थे। जैसे ही सारे मेहमान विराज के साथ अंदर चले गए तो बाकी सब लोग शांत हो गए। वहां पर धीरे धीरे शोर होना कम हो गया था। कुमारी के ट्रक पर कुछ देर के लिए भीड़ तो कम हो गई थी, लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर गए तो इधर फिर से उसके ट्रक के आसपास लोग जमा होने शुरू हो गए। उसके ट्रक को 10 से ज्यादा लोगों ने घेर लिया था। वो अपने मेहमानों के लिए सैंडविच बनाई जा रही थी। अचानक से उसने एक तेजी से आते हुए ऑटो की आवाज सुनी। वो जोर से हॉर्न बजाया जा रहा था। जैसे ही उसने और बाकी लोगों ने उसकी दिशा में घूमते हुए देखा तो बाया के सामने से एक ऑटो आ रहा था। सब लोग उसे रास्ता देने के लिए पीछे हट गए। जिस तेजी से वो आ रहा था, एक बार के लिए तो वो सब लोग उसे देखकर डर गए और उन्होंने अपने आप से उसे रास्ता देना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही भीड़ को चीरते हुए वो आगे निकल गया। साला ये यहाँ क्या कर रहा है? कुमारी ने ऑटो में बैठे हुए लकी को देख लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त विराज के घर पर क्या लेने आया था। कुमारी इससे पहले कि मामले को कुछ और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाती, उसने अपने ट्रक का दरवाजा खोला और फिर सीधा विराज के घर की दिशा में भागने लगी। अब वहां पर भले ही पुलिस वाले खड़े थे और ऑटो वाले उन्हें देखकर घबरा भी रहे थे, लेकिन लकी ने कहा, 1 लाख रुपए दूंगा, ऑटो रोकने की सोचना मत, चुपचाप चलते जाना। उसने इतना भर कहा और फिर से ऑटो की रफ्तार बढ़ा दी। ऐसे में लोग भी उसे देख रहे थे। अरे ये आदमी कौन है? ऑटो से शादी में आया है? हाँ, और इसको इतनी जल्दी क्या है? दूल्हा तो पहले ही अंदर चला गया। लगता है वरमाला वाला होगा, देखो ना कैसे कपड़े पहने हुए हैं। आसपास के लोगों ने उसके बारे में तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। लकी का ध्यान सिर्फ सामने की तरफ था। वहां पर पुलिस खड़ी थी। अभी तक वो तितर बितर ही नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि एक ऑटो बंगले की दिशा में बढ़े जा रहा था तो वो सब एक साथ उस ऑटो को रोकने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो गए। लकी को लग रहा था कि अब उसे अंदर नहीं जाने दिया जाने वाला था। थोड़ी ही देर बाद वो तूफान सा चलने वाला ऑटो रुक गया। लकी नीचे उतरा और सीधा बंगले के अंदर जाने लगा। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी, वो सिर्फ अंदर जाना चाहता था। वो विराज और शहनाज की शादी किसी भी हाल में होते हुए नहीं देख सकता था और इसलिए उसका ध्यान पुलिस के ऊपर बिल्कुल नहीं था। वो सीधा जब दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसे पीछे से आवाज आई, लकी तुम अंदर नहीं जा सकते, आज यहाँ पर विराज और शहनाज की शादी होने वाली है। सौरभ लकी के सामने आकर खड़ा हो गया। अब उस दिन होटल में जो हुआ था और उसके बाद गेस्ट हाउस के बाहर भी जो हुआ, उससे सौरभ को इस बात का अंदाजा हो गया कि लकी के उस रानी से अच्छे संबंध थे और साथ ही राजा से भी उसकी अच्छी बनती थी। इसलिए सौरभ खुद भी उसकी इज्जत करने लगा। अगर लकी की जगह पर कोई और होता तो वो अभी तक अपने आदमियों से बोलकर लकी को अंदर करवा देता। जैसे ही लकी ने शहनाज की शादी की बात सुनी तो वो अपने मन में और ज्यादा घबराया हुआ सा महसूस करने लगा। लकी को बेचैनी सी महसूस हो रही थी और उसने कहा, नहीं, मुझे अभी के अभी अंदर जाना होगा। सौरभ जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए और अपने लोगों को बोलिए कि मेरे रास्ते से हटे ताकि मैं अंदर जा सकूं। लकी ने कहा, लेकिन सौरभ उसकी बात सुनने को राजी नहीं था। वो कैसे ऐसे लकी को अंदर जाने दे सकता था। उसने लकी से कहा, नहीं लकी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा काम यहाँ पर यह है कि मैं शांति से राजकुमार और शहनाज की शादी निपटा सकूं। ऐसे में कोई भी बीच में आएगा तो मुझे उससे बाहर करना ही होगा। प्लीज मुझे मजबूर मत करो, चले जाओ यहाँ से। लकी लेकिन उस दरवाजे के और पास जाने की कोशिश में लगा हुआ था। उसकी आंखें सौरभ के ऊपर नहीं बल्कि दरवाजे के ऊपर टिकी थी, जिसके उस पार विराज और शहनाज की शादी होने वाली थी। घड़ी धीरे धीरे 12 की तरफ बढ़ती जा रही थी और लकी की बेचैनी भी उसके ऊपर हावी होती जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो इन सारे पुलिस वालों को मारकर सीधा अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, पीछे से किसी की आवाज आई, अरे इन्हें राजा जी ने नेशनल अवार्ड दिया था, याद नहीं है आपको? अगर आपने इन्हें रोका तो आप राजा जी के देश में और हमारे देश में फूट पड़वा देंगे। फिर जो 2000 करोड़ रुपए वहां से आने वाले हैं वो हमारे पास में नहीं आएंगे।
जैसे ही लकी ने आवाज को सुना तो फिर वो पीछे की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि वो कुमारी थी। कुमारी को देखते ही लकी की जान में मानो फिर से जान आ गई। वो धीरे धीरे लकी की दिशा में आगे बढ़ती जा रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी अंदर जा पाता या उससे पहले ही 12 बज जाते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सबरीन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को जैसे ही पता चला कि विराज की शादी शहनाज से होने जा रही थी तो वो भागा भागा विराज के बंगले पर आ गया। वो किसी भी हाल में इस शादी को होता हुआ नहीं देख सकता था, लेकिन यहाँ पर सौरभ के साथ उसके ढेर सारे पुलिस वाले खड़े थे। और जैसे ही लकी अंदर दाखिल होने को था कि इतने में पुलिस ने उसे पीछे से रोक लिया। इतने में पीछे से कुमारी की आवाज आई और उसने सबको चौंका दिया। वो लकी को हाल में मिले इनाम के बारे में बता रही थी। सौरभ ने लकी के हाथ से वो मेडल लिया और उसे देखने लगा। उसमें सच में उस देश की सील लगी हुई थी। अब कहने को तो सौरभ जयपुर पुलिस का एक बड़ा आदमी था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि इस वक्त लकी उससे भी बड़ा आदमी था। अगर एक छोटे से ऑफिसर की वजह से पूरे देश को कुछ झेलना पड़े तो ये सौरभ झेल नहीं सकता था। अगर वो इस वक्त लकी को घुसने से रोक देता तो कुमारी ने जो कहा था वो सच भी हो सकता था, और फिर उसके लिए ऊंचे लोगों के सामने जवाब देना भारी हो सकता था। ऐसा भी नहीं था कि सौरभ को इस मेडल के बारे में खबर नहीं थी। उसने इसके बारे में सुना था कि राजा ने खुद लकी को मेडल पहनाया था, इसलिए उसने एक बार आखिर बार मेडल को देखा और फिर लकी का रास्ता रोक कर खड़े हुए पुलिस वालों की तरफ देखते हुए बोला, इन साहब को अंदर जाने दो, हट जाओ रास्ते से, लेकिन सिर्फ इन्हें ही अंदर जाने देना, बाकी लोगों को रोको, रोको सबको। लकी के पीछे जो लोग अंदर घुसने की फिराक में थे, सौरभ ने सब पुलिस वालों को उन्हें रोकने के लिए भेज दिया। बाकी सब पुलिस वालों ने एक बार के लिए सौरभ को देखा और फिर सीधा उन लोगों को रोकने के लिए चले गए। थैंक यू यार। लकी ने भी कुमारी की ओर देखा और कहा। वो विराज के बंगले के अंदर जाने को तैयार हो गया था। अगर किसी ने भी ना विराज के बंगले में 2 पैरों पर घुसने की कोशिश की ना तो वो 4 कंधों पे यहां से बाहर जाएगा। इतने में एक पतले से आदमी ने दरवाजे के बाहर आते हुए कहा। उसने ग्रे रंग के कपड़े पहने हुए थे। ये और कोई नहीं बल्कि ख्वाजा था, जिसने सबसे पहले एक ही बार में विराज के बुलाए हुए 10 फौजियों को एक साथ ढेर कर दिया था। वो सीधा लकी के सामने आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। थोड़ी देर तक उसे घूरने के बाद में उसने लकी से कहा, तुम विराज के घर में घुसना चाहते हो? तुम ऐसा लगता है कि तुम विराज के घर में घुस जाओगे। अच्छी बात है, लेकिन शायद ना तुम्हें यहाँ आने के कायदे के बारे में पता नहीं है। चलो अब चुपचाप सबसे पहले तो अपने घुटनों पर आ जाओ, उसके बाद मेरे पैरों में 10 बार गिरकर माफी मांगो। उसके बाद तुम्हारे गालों पे मैं 100 बार थप्पड़ लगाऊंगा और फिर जाकर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अबे ओए, कौन है तू? तेरी लक्ष्मण जी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? साले जिंदा रहना है या नहीं रहना है? तेरा नाम क्या है बे? जो भी है ना, मिट्टी में मिलाकर रख दूंगी। अभी के अभी इनसे माफी मांग, वरना बच नहीं पाएगा तू। जैसे ही उस आदमी ने लकी से इस तरह की बात की तो इतने में पीछे से 4 लड़कियों की आवाज आने लगी। वो भीड़ में ही खड़ी थी और तुरंत ही भीड़ को चीरते हुए वो आगे आ गईं। चारों और कोई नहीं बल्कि रीना, शीना और मीना टीना थीं। वो चारों एक ही बार में ख्वाजा के सामने खड़ी हो गईं। लकी उनके पीछे था और इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कह पाता, उन चारों लड़कियों ने ख्वाजा के साथ में लड़ाई करनी शुरू कर दी। वो चारों लड़े जा रहे थे। ख्वाजा ने भी कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र की लड़कियां भी इतना अच्छा लड़ सकती हैं। वो एक से भी पार नहीं पा रहा था और 4 की 4 उसके सिर पर आकर खड़ी हो गई थी। उसे उनसे लड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी और थोड़ी देर बाद में तो उसे ऐसा लगने लगा कि अगर उसने इन चारों को नहीं हराया तो ये चारों ही उसकी जान ले लेंगी। रीना ने उसकी कमर पर एक जोरदार हाथ मारा तो वो अपनी पकड़ कर खड़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से तो उसने अपने आप को शीना के वार से बचाया, लेकिन इस बार वो अपने आप को रीना के वार से नहीं बचा पाया। माफी मांगो इनसे, रीना ने फिर से उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उन चारों ने बारी बारी से उसके पेट में वार करना शुरू कर दिया। ख्वाजा के पेट में इतनी बार चोटें लग चुकी थीं कि उसे उल्टी आ गई। उसके पेट में जो भी था वो सब खून के साथ में बाहर आ गया।
इतने में वो खुद लकी के पैरों में जाकर गिर गया। इधर वो चारों लड़कियां भी लकी के पीछे पीछे आकर खड़ी हो गई थीं और वो कुमारी को देख रही थी। जैसे ही उन्हें याद आया कि कुमारी तो वो ही थी जो उस रानी के साथ में खड़ी थी, तो उन्हें उसके ऊपर भी गुस्सा आ गया। तू भी यहाँ है? रुक, तुझे तो हम अभी बताते हैं, उसने कहा और कुमारी की तरफ आगे बढ़ने लगी। एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश मत करना। कुमारी भी अपने बचाव में आकर खड़ी हो गई। लकी उन चारों को इतने गुस्से में देखकर खुद भी घबरा गया और उसने खुद कुमारी को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उन चारों लड़कियों को अपने हाथ के इशारे से रोक दिया। तुम्हारी गुरु माँ और रानी साहिबा के बीच में जो भी झगड़ा था, उसमें तुम्हें इसे घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। उस सब में इसकी कोई गलती नहीं थी। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वैसे भी यहाँ पर एक बहुत जरूरी काम से आया हुआ हूँ और ऐसे में मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने इसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो समझ लेना, तुमने मुझे वो नुकसान पहुंचाया है, मैं नाराज हो जाऊंगा। लकी ने कहा। उसके पास सच में वक्त बहुत कम था और वो किसी भी कीमत पर ये नहीं उन्हें समझा सकता था कि आखिर वो क्या करना चाह रहा था। लेकिन रीना ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। कुमारी के लिए उसके मन में जो गुस्सा था वो अभी भी शांत नहीं हो पाया, क्योंकि अब लकी की तरफ से इस तरह का आदेश आ गया था। इसलिए उसने ना चाहते हुए भी अपने आप को शांत कर लिया और उन चारों ने एक साथ अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा, ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा करेंगे। जैसे ही वहां खड़े 30 पुलिस वालों ने और बाकी लोगों ने इस दृश्य को देखा तो वो सब हैरान रह गए। उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो देखा था उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने इस तरह की मार्शल आर्ट्स तो फिल्मों में भी नहीं देखी, जिस तरह की आज वो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। इतनी छोटी लड़कियां और इतनी शानदार लड़का। इधर ख्वाजा भी उन्हें लकी के पैरों में गिरे हुए देखे जा रहा था। उससे भी इन लड़कियों पर विश्वास नहीं हो रहा था और ना ही वो ये समझ पा रहा था कि वो इन लड़कियों से हार कैसे गया। बहुत बढ़िया, चलो अब तुम चारों मेरे साथ में बंगले के अंदर आ सकती हो, लकी ने कहा। तुम होते कौन हो जो इस तरह से विराज के घर में घुसे चले आ रहे हो? अचानक से फिर से बंगले के दरवाजे के अंदर से आवाज आई। इस वक्त वहां पर 7 और लोग आकर खड़े हो गए। वो सब दिखने में काफी अजीब नजर आ रहे थे। उनमें आदमी भी थे और औरतें भी। उनमें से ज्यादातर लोगों ने पुराने कपड़े पहने हुए थे। ये वो सभी बचे हुए मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्हें विराज ने भर्ती किया था। उनमें सबसे आगे अजय और अक्षय खड़े थे। जिस दिन से विराज ने उन सबका टेस्ट लिया था, अगले ही दिन से उसने इन सबको अपने साथ रख लिया। लेकिन उन लोगों की तनख्वाह में काफी अंतर था। आज विराज की शादी होने वाली थी और उन सब लोगों को एक ही आदेश था कि ये शादी काफी शांति से पूरी हो जानी चाहिए। किसी भी तरह की अड़चन अगर इस शादी में आती है तो फिर विराज उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए वो सारे लोग 2-2 का गुट बनाकर बंगले के चारों ओर खड़े थे। जैसे ही पता चला कि उनका एक साथी ख्वाजा बुरी तरीके से पिटा गया था और उसे कुछ लोगों ने हरा दिया था, तो वो तुरंत मोर्चे पर आ गए। जैसे ही बाहर खड़े हुए लोगों ने यह देखा कि ख्वाजा जैसे कपड़े पहने हुए और भी लोग वहां दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, तो उन्होंने उन लोगों के बारे में आपस में बातें करनी शुरू कर दी। वो सब लोग विराज के परिवार की गुणगान ही गा रहे थे। लकी उनके कपड़ों से और उनके चलने के तरीके से इस चीज को समझ गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि मार्शल आर्टिस्ट ही थे। उसने अजय को तो पहले ही भी एक बार देखा हुआ था। उसने एक साथ बहुत सारे लड़कों को हराया था। उसने इतने में अपना मोबाइल निकाला और उसमें टाइम देखा। घड़ी में 11:45 हो गए थे। अगर वो और भी थोड़ी सी देर करता तो फिर शहनाज और विराज की शादी हो जाती। वो किसी भी हाल में उनके फेरे होने देना नहीं चाहता था। टाइम देखते हुए लकी की आंखें लाल हो गई थी और उसने उन्हीं लाल आंखों से उन लोगों की तरफ देखा और कहा, देखो, तुम सब के सब मेरे रास्ते से हट जाओ अभी, वरना अंजाम बुरा होगा। लकी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा। लकी जिस तरह से गुस्से में चिल्लाया था, ऐसा लग रहा था कि आसमान में बिजली कड़क रही थी। जैसे ही उन चारों लड़कियों ने और कुमारी ने लकी को इस तरह से चिल्लाते हुए देखा तो वो भी चौंक गई। उनमें से किसी ने भी आज तक लकी का इस तरह का रूप नहीं देखा था। साले 2 कौड़ी के आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे ऊपर तू चिल्ला सके? हाँ? इतने में अजय ने भी गुस्से में उसे जवाब देते हुए कहा और वो चारों लोग एक साथ लकी के ऊपर टूटने के लिए आगे बढ़ने लगे। पलक झपकते ही वहां पर 2 गुटों के बीच में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। वो चारों लड़कियां लकी को उन लोगों से बचाने के लिए आगे आ गईं और कुमारी खुद भी इस लड़ाई में पीछे नहीं थी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा लड़ना नहीं आता था और इसलिए उसे थोड़ी सी चोटें आईं। इधर अजय और अक्षय लकी से निपटने के लिए एक साथ आगे आ गए। वहां खड़े हुए लोगों ने जब देखा कि ढेर सारे लोग इतने भयंकर तरीके से लड़ रहे थे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई।
किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पल भर के लिए भी अपनी पलक झपक लें। वो बस उस लड़ाई को देखे जा रहे थे जो ना तो उन्हें फिल्मों में दिखाई पड़ता और ना ही टीवी में। लकी के ऊपर जैसे ही उन दोनों के मुक्के आने वाले थे तो लकी पीछे की तरफ घूम गया। वो दोनों मुक्के उसके पास से गुजरे, लेकिन लकी ने जिस तरह से अपने आप को बचाया उसे देखकर अजय और अक्षय तो हैरान हो गए। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि लकी इतना अच्छा मार्शल आर्टिस्ट हो सकता था। उन दोनों को भी गुस्सा आ रहा था। जब से वो हिमाचल में थे और जब से हिमाचल से नीचे आए थे तो उन्हें हराने वाला योगीराज के अलावा और कोई भी था नहीं। ऐसे में लकी जो कि एक जवान लड़का था वो इन दोनों से ऊपर कैसे हो सकता था। अजय ने उसकी कमर में मुक्का मारा। लकी ने अपनी कमर को ऐसे मोड़ा जैसे वो कोई रबर का पाइप हो। अजय का मुक्का फिर से हवा को छू कर वापस आ गया। उसने लकी की कलाई को पकड़ा तो लकी ने झटके से उसका हाथ हटाया और फिर उसकी कलाई पकड़ ली और एक ही झटके में उसे मरोड़ दिया। देखते ही देखते उसकी कलाई टूट चुकी थी। आ! अजय जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में इतना तीखापन था कि आसपास के लोगों ने एक बार के लिए तो अपने कान ही बंद कर लिए। सौरभ लकी के रास्ते से हट चुका था और लकी सीधा विराज के बंगले के अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा तो उसके सामने ख्वाजा आकर खड़ा हो गया। रीना और बाकी लड़कियों ने ख्वाजा को हराया तो इतने में बाकी और भी मार्शल आर्टिस्ट उसके रास्ते में आकर खड़े हो गए। उनमें से अजय और अक्षय ने लकी के ऊपर हमला भी कर दिया। लकी ने अजय की कलाई तोड़ दी थी और ये सब देखकर अक्षय को काफी गुस्सा आ गया। उसने लकी के सीने में से मांस निकालने के लिए उसके ऊपर जोरदार हमला किया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लकी के सीने पर लगा तो लकी भी अपनी जगह से हल्का सा हिल गया। उसका हाथ लकी के सीने को छूते छूते रह गया। इसके बाद लकी ने उसके पेट में एक मुक्का मारा तो वो बहुत दूर जाकर गिरा। लकी के दिमाग में अभी इन्हें हराने की बात जरा भी नहीं चल रही थी। वो तो बस अपने मन में वक्त गिन रहा था। उसे आभास था कि अभी इस सब में उसके 5-6 मिनट लग चुके थे और अगले 10 मिनट में वो हो जाने वाला था जो वो होने देना नहीं चाहता था। लकी का ऐसे में किसी से भी बहस करने का मन नहीं था और वो सीधा बंगले के अंदर जाने लगा। रुक जाओ! जैसे ही लकी अंदर की ओर जाने को था तो फर्श पर गिरे हुए अजय ने उसकी तरफ देखा और उसके पैर पकड़ लिए। इसके बाद में अजय ने अक्षय की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोला, अक्षय, इससे पहले कि अंदर जा पाए मार दे इसे। हाँ, आप इसको पकड़ के रखो, मैं अभी इसे खत्म कर देता हूं। अक्षय ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और फिर से लकी की दिशा में दौड़ पड़ा। उसने सीधा लकी के सीने पर अपना मुक्का दे मारा, लेकिन अचानक से उसे जो महसूस हुआ उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे लग रहा था कि वो अपने ही मुक्के से लकी का सिर फोड़ देने वाला था, लेकिन उल्टा उसकी ही उंगलियां टूट गई। अक्षय का मारे दर्द के बुरा हाल हो गया। वो सीधा नीचे जमीन पर जा गिरा। वो भी अपने भाई की तरह ही जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था। लकी के अंदर सच में बहुत ताकत थी और ऐसे में अजय और अक्षय जैसे लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जैसे ही अजय ने देखा कि लकी ने बिना वार किए ही अक्षय को नीचे गिरा दिया था तो उसने भी लकी के पैरों को छोड़ दिया। जो उसने देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तुरंत अपनी आंखों से लकी की तरफ देखा और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ तौर पर नजर आने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे लकी से लड़ना छोड़ देना चाहिए या फिर अपनी मौत हो जाने तक लकी से लड़ना चाहिए। लकी भी अब उन दोनों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रहा था। वो देख रहा था कि ये दोनों अपने आप में किसी विलन से कम नहीं लग रहे थे, इसलिए अगर उसने उन्हें सबक नहीं सिखाया तो हो सकता था कि वो लोग रीना और बाकी लड़कियों पर हमला कर सकते थे। इसलिए लकी उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। आ आ अजय को इतना ज्यादा डर लग रहा था कि वो वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो भागने के लिए अपनी जगह से खड़ा हुआ और 2 कदम पीछे चला ही था कि इतने में पीछे से किसी ने उसकी कॉलर पकड़ ली और वो बड़ा सा हाथ उसके सामने आ गया। अजय को उस हाथ ने अपनी तरफ खींच लिया और वो सीधा नीचे जमीन पर जा गिरा। तुम क्या करना चाहते हो? जैसे ही अजय नीचे जमीन पर गिरा तो वो लकी के चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों में उभरे लाल रंग को देखकर अजय के सीने में रखा उसका दिल मानो सीने से बाहर आने को हो गया। लकी ने नीचे उससे नजर मिलाते हुए उसकी ओर देखा और फिर हंसते हुए बोला,
तुम दोनों को मेरी जान लेनी है ना, चलो मैं तुम्हारे ऊपर ना ये एहसान कर देता हूँ। पर देखो उधर, देखो तुम्हारे भाई का कैसे हाथ टूट गया है। ऐसे में अगर तुम्हारा हाथ ठीक रह जाएगा तो भाई को बुरा लगेगा ना। हाँ, अजय ये सुनते ही इतना ज्यादा डर गया कि वो लकी के पैरों में भी गिर जाने को राजी हो गया। वो उससे दया की भीख मांग रहा था और कह रहा था, भाई भाई मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे भाई, प्लीज हमें छोटा भाई मानकर ही सही, लेकिन माफ कर दो, हमसे गलती हो गई भाई। हम आपको अब आगे से जिंदगी में कभी रोकने की कोशिश नहीं करेंगे भाई। आप अंदर जा सकते हो, जा सकते हो आप अंदर। लकी ने उसे देखा और एक गहरी सांस ली। उसके बाद उसने उसकी कॉलर से उसे पकड़ा और फिर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जैसे ही अजय का शरीर फिर से नीचे गिरा तो उसे लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इसके बाद लकी ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और फिर उसकी हथेली पर अपनी हथेली से वार कर दिया। उसके अंदर से कुछ चटकने की आवाज आई। लकी ने उसका पूरा हाथ ही मरोड़ दिया था और देखते ही देखते वो किसी जानवर की तरह फर्श पर इधर से उधर लौट रहा था। वो बस जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। बाकी सब लोग जो वहां खड़े थे और इन सब चीजों को देख रहे थे, जैसे ही उन्होंने अजय की इस तरह की हालत देखी तो उनकी रीढ़ की हड्डी में करंट दौड़ पड़ा। उनमें से किसी की भी सांस तक लेने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वहां पर जो लड़कियां खड़ी थी वो तो लकी का ही रूप देखकर पहले ही वहां से भाग गई थी। जैसे ही लकी ने बाकी सब लोगों की तरफ देखा तो पाया बाकी चारों लड़कियां तो सब लोगों की अच्छे से धुनाई कर रही थी, लेकिन कुमारी उनके सामने थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही थी। अब लकी का टाइम जा रहा था, इसलिए उसने चिल्लाते हुए कहा, रीना कुमारी की मदद करो, उसे किसी भी तरह की चोट नहीं आनी चाहिए। अब भले ही रीना भी लड़ाई करने में लगी थी, लेकिन फिर भी उसने लकी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ लक्ष्मण जी आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पर सब संभाल लेंगी और कुमारी को भी कुछ नहीं होने देंगे। लकी उन लोगों का जितना एहसान मानता उतना कम था। वो सीधा बंगले में घुसने के लिए आगे बढ़ने लगा। ठीक इसी वक्त बंगले के बड़े से हॉल में विराज की शादी को अटेंड करने के लिए बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। वे सभी उस हॉल में ही बैठे हुए थे जहां पर मंडप लगा था। वहां पर एक पंडित भी था और विराज भी मंडप में आकर बैठ चुका था। विराज की मम्मी पापा उनके आसपास बैठे थे। वहां पर लगभग 500 से 600 मेहमान जमा थे। इधर शहनाज के पिता दर्शन जरीवाल ने शहनाज का हाथ थाम रखा था। उसके आसपास शिरीन और बाकी लोग भी चल रहे थे और वो लोग मंडप की ओर जा रहे थे। शहनाज ने एक लाल रंग का सुंदर सा जोड़ा पहना हुआ था। उसने अपने चेहरे पर बहुत ही हल्का सा मेकअप किया था। उसके पैरों में चप्पल थी और उसके नाखून भी चमक रहे थे। वो धीरे धीरे विराज की दिशा में आगे बढ़ रही थी। जो जिन लोगों के बीच में गुजरते हुए वो आगे बढ़ रही थी, उन्हें शहनाज को देखकर जलन हो रही थी। हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो विराज के साथ जा रही थी। विराज ने देखा कि शहनाज उसकी तरफ चली आ रही थी और वो भी अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दर्शन के साथ शहनाज का हाथ अपने हाथों में ले लिया। शहनाज की हथेली में जब विराज की हथेली को छुआ तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विराज भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शहनाज ने अपनी चप्पल खोली और वो विराज के साथ पंडित के सामने देखते हुए मंडप पे बैठ गई। इधर पंडित ने देखा कि मुहूर्त का समय हो गया था, 12 बज चुके थे और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सभी जजमानों को यहाँ पर कुंवर विराज प्रताप और सौभाग्यवती शहनाज के विवाह के उपलक्ष्य में यहाँ पधारे हैं, उन्हें मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि विवाह का मुहूर्त अब आ चुका है। हमें वर और वधू के फेरों की तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए। इसके बाद पंडित ने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी। उसने कलश में से गंगा जल लिया और उसे चारों ओर छिड़कना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने दोनों के हाथों में गंगा जल और चावल रख दिए। सारी तैयारियां चले जा रही थी और हर रस्म के दौरान विराज और शहनाज की नजर एक दूसरे के ऊपर से हटने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। पंडित ने उन्हें 7 वादे और कस्में भी बता दिए थे और उसके बाद फेरों के लिए विराज और शहनाज के कपड़ों में आपस में गांठ भी लगा दिया। ठीक है, तो आप पहले वधू की मांग में सिंदूर भर दीजिए। पंडित ने विराज से ये बात कही। ये सुनते ही सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विराज ने छोटी सी चांदी की डिब्बी में से सिंदूर लिया और उसे भरने के लिए शहनाज की सिर की तरफ अपनी उंगलियों को बढ़ाने लगा। शहनाज ने भी अपना सिर थोड़ा सा नीचे झुका दिया। सिंदूर से ज्यादा उसके गाल लाल हो गए थे। जैसे ही वो उसकी मांग भरने को था कि इतने में पीछे से आवाज आई, विराज उसकी मांग भरने की हिम्मत भी मत कर लेना। इतने में दरवाजे के पीछे से किसी की बहुत जोरदार गुर्राहट की आवाज आई। सब लोग पलट कर ये देख पाते कि आवाज किसकी थी
उससे पहले ही लकी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया और वो विराज के सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही सब लोगों ने लकी को देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। कौन है ये और ऐसे कैसे बोल सकता है? इन दोनों की शादी होने वाली है और वो उसको सिंदूर नहीं लगाएगा तो क्या राखी बांधेगा? अरे बाहर निकालो इस पागल को। वहां पर जो भी आदमी खड़े थे वो सभी उन 20 परिवारों में से थे जो जयपुर के सबसे अमीर घराने से थे। अभी कुछ दिनों पहले ही सभी लकी की वजह से उन सब लोगों का 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। ऐसे में जब उन लोगों ने लकी को अपने सामने देखा तो वो बाकी मेहमानों से भी और ज्यादा उत्साहित हो गए थे। अच्छा तो तुम भी यहाँ आ गए, वापस जाना चाहते हो तो चुपचाप निकल जाओ वरना हम तुम्हें ना जाने नहीं देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विराज बना से इस तरह से बात करने की? मरना है क्या बना के तलवार से? हाँ हाँ, शहनाज उनकी बीवी होने वाली है, वो उन्हें मंगलसूत्र पहनाए, सिंदूर लगाएं, उससे तुम्हें क्या? सब लोगों ने लकी को दुत्कारना शुरू कर दिया। विराज का हाथ जो कि शहनाज की मांग भरने वाला था वो भी अचानक से बीच में रुक गया। वो लकी को इस हाल में देखकर खुद भी बहुत हैरान था। अजय और ख्वाजा जैसे लोगों को उसने अब दरवाजे पर खड़ा किया हुआ था, तो फिर लकी जैसा आदमी अंदर कैसे आ गया? अब्बास और श्रेया भी आज विराज की शादी देखने के लिए आए हुए थे। अब्बास लकी पर हंस रहा था और बोला, आज विराज भाई और शहनाज जी की शादी है। मुझे तो लगता है कि लकी इस बात के लिए तुम्हें विराज को बधाई देना चाहिए। वैसे भी तुम यहाँ पर आए हो तो अब यहाँ के मेहमान हो गए। ऐसे में तुम्हें यहाँ कुर्सी पर बैठ कर ना आराम से इन दोनों की शादी देखनी चाहिए, मजे लेने चाहिए फिर उनके। अब्बास इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि वो शहनाज से कितना प्यार करता था। ऐसे में उसका ये कहना अपने आप में लकी के घाव पर नमक लगाने जैसा था। शांतनु भी अब्बास की बात का मतलब समझ गया और उसने उससे कहा, लकी और शहनाज एक ही यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे, ऐसे में लकी को भी बैठने के लिए सीट तो मिलनी ही चाहिए। वैसे लकी, क्या तुम विराज और शहनाज की शादी पर अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं चाहोगे? इधर विराज भी अपनी झटके से थोड़ा सा उभर गया था। उसने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत कर लिया। फिर उसने ठंडी नजरों से लकी की ओर देखा और कहा, लकी, आज हम दोनों की शादी है, मुहूर्त निकला जा रहा है, तुम ऐसे बीच में हमारी शादी में खलल बन रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आज जो तुमने ये मेरे बीच में आकर किया है ना, इसका हिसाब तो मैं तुमसे बाद में चुकता करूंगा। अब चुपचाप बैठ जाओ वरना मैं उठा कर ना तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। जैसे ही विराज ने इतना कहा कि उसकी आंखों से चमक आने लगी। उसने योगीराज को भी अपने साथ रखा था। उसने योगीराज को लकी के बारे में पहले ही बताया हुआ था। ऐसे में लकी से निपटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में विराज लकी को रोक पाता या फिर लकी शहनाज को अपने साथ ले जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट FM पर।